हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मंत्रा। माई सेल्फ इज़ डॉक्टर विकास जहांगीर। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आप सभी को पता है कि हम सभी को पीवाईक्यू जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। पिछली क्लास में मैंने आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के पीवाईक्यू करवा दिए हैं। आज हम यहाँ पर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस के पीवाईक्यू करने वाले हैं। वॉइस और वीडियो तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है हमारे नीट एग्ज़ाम में। तो यहाँ से आपके नीट एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल, यहाँ से आपके नीट एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल आते हैं। मतलब ये चैप्टर हमारा 8 से 12 मार्क्स का है। ओके, 8 to 12 मार्क्स का हमारा ये चैप्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान सा चैप्टर भी है। तो यहाँ पर हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और सारे ही पॉइंट्स जो भी आपके सारे ऑप्शंस हैं उनको हम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपकी जो नीट की प्रिपरेशन है उसमें क्या हो, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। तो चलो करते हैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो। माई सेल्फ इज़ डॉक्टर विकास जहांगीर। आई एम नीट यूजी बायोलॉजी एजुकेटर। मैंने अपनी MBBS की है इसी साल 2017 में। मैंने दिया था एग्ज़ाम अपना नीट का और उसमें मेरी 5000 कुछ रैंक थी। भाई आपको बायोलॉजी में कितना स्कोर करना है, 350 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने बायोलॉजी में। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। PDF आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, माइंड मैप्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सवाल जल्दी से। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन की ड्यूरिंग कौन सी इवेंट होती है उनको आपको यहाँ पर बताना है। आप सभी को पता है कि जो इंस्पायरेशन है, यहाँ पर अगर इंस्पायरेशन की बात है, कुछ नहीं दिखा है तो हम इसको क्या मानेंगे, नॉर्मल मानेंगे। इसे हम नॉर्मल इंस्पायरेशन मानेंगे अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा है तो। आपको पता है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन में तो रिलैक्सेशन ऑफ द मसल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इंस्पायरेशन होता है उसमें आपका क्या होगा, इंस्पायरेशन होना है हमारा। तो आपकी ये थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी में लंग्स रहते हैं आपके और इसका पल्मोनरी वॉल्यूम हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हो क्या होता है, हमारा डायफ्राम पहले डोम शेप होता है। डायफ्राम सर हमारा पहले यहाँ पर डोम शेप होता है। जब यहाँ पर इंस्पायरेशन होना होता है तो डायफ्राम आपका क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो एक तो हमारा ये एरिया बढ़ गया यहाँ पर, ये वॉल्यूम बढ़ गई यहाँ पर, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, इंटरकोस्टल मसल का। इससे आपकी जो स्टर्नम है वो आगे उठेगी ऐसे, तो हमारी एक वॉल्यूम यहाँ भी बढ़ गई। तो वॉल्यूम आपका यहाँ पर बड़ा है, वॉल्यूम हमारे यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। तो लंग्स के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ पर इतना बढ़ गया है तो लंग्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आपका प्रेशर कम हो जाएगा। और जब आपका प्रेशर कम हो जाएगा तो जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से एयर से हमारी लंग्स में आ पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपका क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपका यहाँ पर कम होता है। और जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, देखो वॉल्यूम बढ़ रही है ना, तो वॉल्यूम आपकी यहाँ पर बढ़ती हैं। तो यहाँ पर सही क्या हुआ, 1 और 2, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। आप कमेंट में भी आंसर करते रह सकते हैं साथ साथ में मेरे। अगला सवाल आपका ये रहा, आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, यहाँ पर हम यहाँ पर चारों लाइनों को पढ़ेंगे, तब तक आप कमेंट में आंसर कर सकते हो। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। जब आपके डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, जब सर हमारे डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये आपके लंग्स हैं। डायफ्राम पहले क्या होता है सर हमारा, डायफ्राम पहले डोम शेप होता है, डायफ्राम पहले डोम शेप होता है। लेकिन जैसे डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, डायफ्राम आपका फ्लैट हो जाता है। ये क्या हो गया, फ्लैट डायफ्राम हो गया। ये कब होता है, जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है तब फ्लैट हो गया ये। तो एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। एक्सपायरेशन नहीं, इंस्पायरेशन। जब आपका डायफ्राम फ्लैट होगा तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, तो एटमॉस्फेरिक एयर आपकी एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक्सपायरेशन नहीं, इंस्पायरेशन होना चाहिए था। यहाँ पर एक्सपायरेशन नहीं, इंस्पायरेशन होना चाहिए था। एक्सपायरेशन अकर ड्यू टू द इंटरकोस्टल मसल, एक्सपायरेशन नहीं, इंस्पायरेशन। फिर से वही बात। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। ये बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात क्यों है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर कितना होता है, आपका 159 mm ऑफ Hg होता है। और यहाँ पर लंग्स में कितना होता है सर हमारा, लंग्स में एल्विलाई में होता है 104 mm ऑफ Hg। और सिंपल सी बात है
सिंपल सी बात है, अगर हमें एयर यहाँ पर एटमॉस्फेयर से अंदर लानी है तो यहाँ पर आपका प्रेशर कम होना चाहिए, यहाँ पर आपका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा प्रेशर से ही कम प्रेशर की तरफ आपकी एयर आ पाएगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा पल्मोनरी प्रेशर से, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से, तो आपका यहाँ पर इंस्पायरेशन नहीं हो पाएगा। ये सवाल अच्छा था। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड एक्सपायरेशन की बात हुई है। जब भी आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपको क्या लिख लेना होता है? टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स में रहती है, कभी भी बाहर नहीं निकलती है। तो ये बातें आपको पता चल गई। ये क्या होगा आपका? ये होगा फोर्स्ड इंस्पायरेशन। ये क्या होगा? नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। और ये क्या होगा आपका? फोर्स्ड एक्सपायरेशन। और ये तो आपकी ऑलवेज रिमेन्स इन लंग्स, ऑलवेज रिमेन्स इन एल्वियोलाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या पूछा है सवाल ने हमसे, हम इसी के अकॉर्डिंग सवाल करेंगे। यहाँ पर सवाल हमसे क्या कह रहा है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। यहाँ पर अगर आपका फोर्स्ड एक्सपायरेशन हुआ था, फोर्स्ड एक्सपायरेशन हुआ था, तो आपका ERV भी बाहर निकल गया है। अब ये क्या क्या इंस्पायर कर सकता है आपका? ये नॉर्मल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, और ये जो आपका एक्सपायरेशन में बाहर निकल गया था इसको भी इंस्पायर करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? IRV प्लस TV प्लस ERV, क्योंकि यहाँ लिखा है ना आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, तो ये वाला भी बाहर निकल गया तो इसको भी अंदर लेंगे। तो यहाँ पर इन तीनों को इंस्पायर किया इन्होंने, तो इसको क्या कहते हैं? तीनों को मिलाकर कहते हैं क्या? वाइटल कैपेसिटी। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट होगा भाई। और अगर हम यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम भी जोड़ देते हैं, अगर हम यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम भी जोड़ देते हैं तो इन चारों को मिलाकर कहा जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। ये चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, ठीक है ना। टाइडल वॉल्यूम आपका नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब कि ये रिजर्व है इंस्पायरेशन का, तो ये फोर्स इंस्पायरेशन। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये एक्सपायरेशन का क्या है? रिजर्व है। ये नॉर्मल एक्सपायरेशन में बाहर नहीं निकलेगा, ये फोर्स एक्सपायरेशन में बाहर निकलेगा। और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? ऑलवेज रिमेन्स इन दी एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई को पिचकने से बचाती है, उनका कोलैप्स होने से बचाती है। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइडल वॉल्यूम कितनी है? 500 ml, और यहाँ पर आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है? 1000 ml। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपको पता करनी है। अगर आपकी यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml है तो यहाँ पर हमें रेजिडुअल वॉल्यूम की ज़रूरत तो है नहीं, हमें पता है। हमें पता है क्या? हमें क्या पता है यहाँ पर? देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये आपकी IRV प्लस TV, ये क्या होगा आपका? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और जो आपका यहाँ पर है TV प्लस ERV, ये आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगा। कितना आप एक्सपायर कर सकते हो नॉर्मली और फोर्सफुली? नॉर्मली हम TV एक्सपायर कर सकते हैं और फोर्सफुली हम ERV एक्सपायर कर सकते हैं। सेम आप नॉर्मली कितना इंस्पायर कर सकते हो? नॉर्मली हम टाइडल वॉल्यूम के बराबर इंस्पायर कर सकते हैं और फोर्सफुली हम IRV मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर इंस्पायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि आपसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या ऐड होगा? TV प्लस ERV, TV 500, ERV 1000 ml, दोनों को जोड़ोगे, सिंपल सी मैथमेटिक्स से आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैच वाला सवाल है, मैच वाले सवाल आपके नीट एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो करो आंसर जल्दी से इसका। मैं तो साथ साथ में आंसर कर ही रहा हूँ, आपको भी यहाँ पर जल्दी से इसका आंसर करना है। सवाल नंबर 5 का क्या कह रहा है हमसे? ये क्या कह रहा है हमसे? ये टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? 500 to 550 ml, और ये आपकी पर ब्रेथ होती है। ये सारी वॉल्यूम जो होती हैं पर ब्रेथ होती है, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी आपसे मिनट में भी पूछ लिया जाता है। कभी कभी हमसे सर मिनट में भी पूछ लिया जाता है, तो हम उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 60 से नहीं, 12 to 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में हमारी ब्रीदिंग रेट कितनी होती है? 12 to 16 ब्रीदिंग रेट होती है। ठीक है, तो आपको पहले तो यहाँ पर एक चीज़ पता कर लेनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितनी होती है? करो कमेंट में आंसर जल्दी से। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितनी होती है? 12 to 16 पर मिनट।
1 मिनट में आप कितना ब्रीथ करते हो? 12 to 16। एवरेज इसका लेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, टीवी हमने पता कर ली है। टीवी के बाद और क्या पता करना है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपकी होती है कितनी यहाँ पर? 2500 से 3000। फिर उसके बाद आपको पता करना है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपकी होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है सर हमारी 1000 से 1100। और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है जो कभी भी आपके लंग से बाहर नहीं निकलती है वो आपकी होती है 1100 से 1200। इन सारी वैल्यूज़ को आप क्या करोगे? MTR कर लोगे। MTR कर ही लोगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए में थर्ड हो गया, और बी में फर्स्ट। ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, आपका ऑप्शन बी में ही है। बाकी आप और भी मिला सकते हैं यहाँ पर। क्लियर होगा सवाल सभी को? क्लियर है? हमारे इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, द एल्वियोलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। देखो आप यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या कह रहा है? फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स एक्सपायरेशन में ये बाहर निकलेगा, मतलब तीनों बाहर निकल गई है। लेकिन उसके बाद भी आपके लंग्स पिचकते नहीं हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पर आपकी एक और वैल्यू है, वो क्या है? एक और वॉल्यूम क्या होती है? रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि हमेशा क्या होती है सर? ऑलवेज इन दी लंग्स, ऑलवेज इन दी लंग्स, एल्वियोलाई में रहेगी हमेशा। ये आपकी हमेशा एल्वियोलाई में रहती है। ये आपका डायग्राम है, डायग्राम में आपको बताना है कि क्या क्या है क्या नहीं। यहाँ पर कुछ मिस हो गया है ABC वाला, तो आप यहाँ पर बाकी को पढ़ के बता सकते हो। B क्या है, C क्या है, D क्या है, ठीक है। ये C आपका इन्होंने एल्वियोलाई को बताया यहाँ पर। तो देखते हैं, B आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द रिब्स, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। प्लूरल मेम्ब्रेन आपके लंग्स को सराउंड करती है, रिब को सराउंड नहीं करती है, लंग्स को सराउंड करती है, तो ये तो गलत हो गया। C क्या है आपका? एल्वियोलाई थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ये बिल्कुल सही बात है। ट्रू एक्सचेंज ऑफ द गैसेस आपका एल्वियोलाई में ही होता है, ये आपकी एल्वियोलाई होती है। और यहाँ पर हमारी क्या होती है सर? ये ब्लड वेसल्स होती हैं। पहला आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? पहला आपका यहाँ पर एल्वियोलाई का स्क्वायमस इपिथीलियम, दूसरा यहाँ पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और तीसरा आपका एंडोथीलियम ऑफ द कैपिलरी, तो यहीं से आपका छनता है ये। डी आपका लोअर एंड ऑफ द लंग्स डायफ्राम पुल्स डाउन ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, लंग्स को डायफ्राम नहीं खींचता है। डायफ्राम खुद ही अपना क्या होता है? डायफ्राम खुद ही आपका यहाँ पर फ्लैट हो जाएगा, और यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगी ऐसे, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी वो? जब आपके यहाँ पर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगी तब आपके यहाँ पर लंग्स की वॉल्यूम बढ़ेगी। लंग्स को खींचता नहीं है ये। ट्रेकिया आपकी लॉन्ग ट्यूब होती है, सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट, नॉट कंप्लीट, सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजनस रिंग। और ये इनकम्प्लीट किस साइड होती है? ये इनकम्प्लीट सर हमारी डोर्सली होती हैं। अच्छा सवाल था ये भी। सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू द ब्रीदिंग बाय मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट। कौन सी पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पर है कि आप कॉन्शियस इफर्ट्स के साथ कर सकते हैं उसे? 1 कैन ब्रीद आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन, नहीं, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। 1 कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू यूस्टेचियन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ द नोज एंड द माउथ, ये बिल्कुल सही बात है। आपको पता है मिडिल ईयर और फेरिंग्स, मिडिल ईयर और फेरिंग्स के बीच में कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन को क्या कहते हैं? इस कनेक्शन को हम कहते हैं यहाँ पर यूस्टेचियन ट्यूब। तो अगर आपने देखो यहाँ पर क्या किया, अपना माउथ बंद कर लिया है, नोज बंद कर ली है, तो क्या होगी? आपकी जो एयर है वो कहाँ से जाएगी? वो फेरिंग से कहाँ चली जाएगी? मिडिल ईयर, और मिडिल ईयर से ईयर पिन्ना से बाहर। ये बिल्कुल सही बात है। 1 कैन कॉन्शियसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बाय मूविंग द डायफ्राम अलोन, नहीं, दोनों का मूवमेंट होता है, डायफ्राम का भी होता है और रिब्स का भी होता है, तो ये भी गलत हो गया। लंग्स कैन बी मेड फुली एम्प्टी, लंग्स को फुली एम्प्टी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर आरवी तो प्रेजेंट होगा ऑलवेज, आरवी तो प्रेजेंट होगा ऑलवेज। रेजिडुअल वॉल्यूम तो आपकी हमेशा यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ये सवाल अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? बल्क ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट इन, देखो आपको CO2 का और O2 का, इनका आपको ट्रांसपोर्ट पता होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट आपका 3 फॉर्म में होता है। वो 3 फॉर्म क्या है भाई? वो 3 फॉर्म क्या है सर हमारा? एक आपका होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में,
एक आपका होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में और बचा हुआ आपका होता है प्लाज्मा में। तो इन तीनों की वैल्यू आपने बता दी तो ये सवाल हमसे हो जाएगा बिल्कुल। देखते हैं यहाँ पर बाइकार्बोनेट की फॉर्म में मैक्सिमम कितना होता है 70%, और जो आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है इस फॉर्म में आपका होता है अराउंड कितना 20 से 25%, और प्लाज्मा की फॉर्म में आपका होता है 7%। तो मैक्सिमम किस फॉर्म में हो रहा है, मैक्सिमम किस फॉर्म में हो रहा है? मैक्सिमम सर हमारा हो रहा है बाइकार्बोनेट इन दी ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये आप सभी को याद कर लेना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी को याद कर लेना है। तीनों चीज़ें बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, प्लाज्मा की फॉर्म में। इसी के साथ साथ देखो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी याद कर लेना है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ये दो फॉर्म में होता है, ये दो फॉर्म में होता है। ये दो फॉर्म कौन कौन सी हैं? एक आपका होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसमें आपका होता है 97%, और एक आपका होता है प्लाज्मा में कितना होता है? ये आपका 3% होता है। ये दोनों वैल्यू आप सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से याद रहनी चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे क्या कह रहा है भाई? सवाल आपसे कह रहा है लिस्टेड बिलो आर दी 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। यहाँ पर रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ है एंड 4 जम्बल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट। 4 आपके यहाँ पर क्या है? जम्बल्ड, गलत क्या है ये? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट, ये आपके यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी दे रखी है। तो आपको यहाँ पर करेक्ट बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, यहाँ पर मिला के पूरा। ठीक है, कौन सा सही हो सकता है कौन सा गलत हो सकता है। करेक्ट मैचिंग ऑफ द 2 कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम, करेक्ट मैचिंग कौन सी लग रही है यहाँ पर देखते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम आपका कितना होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम सर हमारा क्या यहाँ पर 2500 होता है? नहीं, ये कितना होता है? 1200 होता है। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आएगा? वाइटल कैपेसिटी में आपका क्या क्या आता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ये तीनों आपकी क्या होती हैं? वाइटल कैपेसिटी। तो जोड़ो इन्हें, ये अराउंड 2500, 500 कितना हो गया? 2500 हो गया। 2500 के बाद सर हमारे यहाँ पर 500, 3000, 3000 और 1100, तो ये 4100 के आसपास होता है। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया यहाँ पर। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको? 2500 से 3000 ml, 2500 से 3000 ml मैंने आपको बताई थी यहाँ पर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपकी कितनी होती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपकी कितनी होती है यहाँ पर? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी सर हमारे यहाँ पर कितनी होती है, ये भी बता दो मुझे। ये सर हमारी होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इन दोनों को मिलाकर, तो ये अराउंड आएगी कितना? ये अराउंड सर हमारी 3500 ml आती है। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग ऑफ द 2 कैपेसिटीज एंड द वॉल्यूम देखते हैं। चलो 2 में क्या आना चाहिए? 2 में यहाँ पर हम देखते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है? 1200, तो 1 में आपके 1200 नहीं दे रखा है यहाँ पर। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? अराउंड आपकी होती है ये 4100, तो 2 भी गलत हो गया। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये 3 में आपको कितना दिखा रखा है? 2500 से 3000, तो ये भी गलत हो गया भाई। चौथा में यहाँ पर देखते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, तो 3000 प्लस 500, तो ये आपकी कितनी होती हैं सर? ये हमारी होती है यहाँ पर कितनी? ये हमारी होती है 3500, तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। यहाँ पर फिर हम यहाँ पर देखेंगे 1 में रेजिडुअल वॉल्यूम 1200, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। सिर्फ सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आसान ही, हमें सारी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। यहाँ से इन्होंने ये लिया, यहाँ से सही किया इन्होंने कि 4 में क्या होना चाहिए, 3rd में क्या होना चाहिए, करेक्ट। यहाँ पर इन्होंने ये जम्बल दे रखा था, ये सही नहीं था। क्वेश्चन हमारा मेनली ये था। अच्छा सवाल था, सबको समझ में आया होगा। कमेंट में बता देंगे मुझे अगर कोई भी डाउट होगा तो। आइडेंटिफाई दी रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू दी ट्रांसपोर्ट ऑफ दी ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ दी ऑक्सीजन हमने पता कर ही लिया है पहले ही। ट्रांसपोर्ट ऑफ दी ऑक्सीजन 2 फॉर्म में होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये कितना हुआ? 97%। और जो आपका प्लाज्मा में कितना होता है सर? प्लाज्मा में हमारा ये होता है 3%। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं हम। पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफेयर विद दी
ऑक्सीजन बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन, सही बात है। जो आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से कौन कौन जुड़ना चाहता है? हीमोग्लोबिन से सर हमारा यहाँ पर CO2 भी जुड़ना चाहती है और O2 भी जुड़ना चाहती है। डिपेंड करता है किस पर? ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पर। अगर यहाँ पर आपकी H+ कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी एल्वियोलाई में तो क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा? हायर H+ कंसेंट्रेशन, अगर H+ कंसेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब यहाँ पर क्या है? pH कम है, मतलब यहाँ पर आपका CO2 ज़्यादा है। अब CO2 ज़्यादा है तो यहाँ पर ऑक्सीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, CO2 आपका हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा फिर, तो यही गलत हो गया। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही बात है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो वही जुड़ेगा हीमोग्लोबिन से। और देखो बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, ये भी सही बात है। अगर यहाँ पर PO2 आपका ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन से आपका यही जाकर जुड़ेगा। अगर देखो सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है? इफ़ यू होल्ड योर ब्रेथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेज इन ब्लड वुड फर्स्ट लेड टू द अर्ज टू द ब्रीथ। अर्ज टू द ब्रीथ, आपने ब्रीदिंग को होल्ड कर रखा है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो हमें पता है कि रेगुलेशन ऑफ द रेस्पायरेशन में किसका रोल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होता है और हाइड्रोजन आयन का रोल होता है। इन दोनों का रोल होता है, रोल इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। एक बात आपको पता ही है, वो बात हमें क्या पता है सर कि द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में एनसीईआरटी में क्या लाइन लिखी हुई है कि द रोल ऑफ द ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर O2 का रोल नहीं होगा। अगर हमने अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखा है तो क्या होगा? यहाँ पर राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन हो जाएगी और इसी समय क्या होगा? इसी समय अर्ज फॉर ब्रीदिंग होगा, इसी से अर्ज फॉर ब्रीदिंग होता है सर। रोल ऑफ द ऑक्सीजन क्या होता है? रोल ऑफ द ऑक्सीजन क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ये लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ये क्या होता है? ये होता है सर हमारा क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ये हमारा यहाँ पर क्या होता है? ये सर हमारे यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग। CO2 का ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया है 70% आपकी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होती है एज बाइकार्बोनेट आयन। ये डायग्राम आपका सिंपल सा है, इस डायग्राम को आप मेरे तरीके से समझो। ये आपका हार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बनाया हुआ है? यहाँ पर आपके लंग्स बनाए हुए हैं भाई। और ये आपकी क्या है? यहाँ पर हमने क्या बना दी है? यहाँ पर हमने बना दी है ये बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा आपको पता है? राइट एट्रियम से सर, राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आया? वेना केवा से ब्लड आता है और राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका लंग्स तक जाता है और फिर लंग से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है। ये क्या होती है? आपकी होती है पल्मोनरी आर्टरी और ये हमारी होती है सर पल्मोनरी वेन। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आपका बॉडी में जाएगा कैपिलरीज बन के और उसके बाद सर जो आपका ब्लड है वो हमारा पहले क्या बनेगा? कैपिलरीज बनेगा, वेन्यूल्स बनेगी, वेन बनेगी, वेना कावा से ब्लड आपका कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है, हमें क्या क्या बताया गया है वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। ए आपका यहाँ पर ये है, इसको ए बोला गया है, इसको बोला गया है डी। तो ए में क्या है? ए में देखते, ए में आपकी पल्मोनरी वेन है। टेक इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, नहीं, ये प्योर ब्लड लेके आती है लंग से, ये लंग से प्योर ब्लड लेके आती है लेफ्ट एट्रियम तक, तो ये तो गलत हो गया। डी देखते हैं, डी आपका अयोटा है क्या? नहीं सर, डी हमारा डोर्सल अयोटा नहीं है, ये भी हमारा यहाँ पर क्या हो गया है? ये भी सर हमारा यहाँ पर गलत हो गया है। ओके, अयोटा आपका यहाँ हो सकता है, अयोटा सर हमारा यहाँ हो सकता है बी में। और ये क्या है? ये हमारा यहाँ पर सी क्या है सर? सी आपका होता है वेना कावा। तो सी हमारा वेना कावा। टेक ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द राइट ओरिकल, ये बिल्कुल सही बात है, ये आपका बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर जा रहा है राइट ओरिकल में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। इस डायग्राम को आप यहाँ पर सिंप्लीफाई तरीके से मैंने बनाया इस डायग्राम को और यही आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। सी आपकी आर्टीरियल कैपिलरी है क्या? नहीं सर। डी आपकी कैपिलरी वॉल है, डी हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है।
डी आपकी क्या है यहाँ पर, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो हमारी एल्वियोलाई और एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है। ए आपका यहाँ पर क्या है, ए सर हमारा यहाँ पर एल्वियोलर कैविटी है, जो क्या होती है, मेन साइट होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस, एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस। बी यहाँ पर आरबीसी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मेनली नहीं, ये O2 का भी करती है, CO2 का भी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही क्या होगा आपका, ऑप्शन बी ही सही होगा। लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू। आपको पता है, देखो 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड जो आपका होता है, ये कितना ऑक्सीजन कैरी करता है भाई, कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, ये 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। और ये डिलीवर कितनी करता है, 100 ml ब्लड डिलीवर करता है 5 ml। तो देखो आप यहाँ पर 15 ml इसने डिलीवर नहीं की है, ये कब काम आएगी, जो ये 15 ml यहाँ पर डिलीवर नहीं हुई, ये कब काम आएगी। ये आपको बता रहा था क्या, ये हम बता रहे थे आपको नॉर्मल कंडीशन में। और जो ये 15 ml बच गई, ये कब काम आएगी, आपका रिजर्व रहती है ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज, हमारा रिजर्व रहती है ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज। विच टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज A to D यूजुअली टेंड टू अकर इन द प्लेन ड्वेलर व्हेन दे मूव टू द हाई एल्टीट्यूड। ये हमारे प्लेन में रहने वाले इंसान थे, इन्होंने क्या सोचा कि अब हम यहाँ पर माउंटेन में जाकर रहते हैं भाई, तो यहाँ पर रहने के बाद क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या यहाँ पर मॉडिफिकेशंस होंगे, क्या क्या यहाँ पर आपके अंदर भाई एक्लेमेटाइजेशन होगा। देख लेते हैं जल्दी से इसको भी। रेड ब्लड सेल की साइज नहीं बढ़ती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, और आपके यहाँ पर ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाती है, थ्रोम्बोसाइट काउंट नहीं बढ़ता है। आंसर क्या होगा इसका, 2 and 3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 करो भाई आंसर कमेंट में, जब तक हम इसे पढ़ रहे हैं आपको कमेंट में आंसर कर देना है। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर बोर्न एलर्जन एंड पोल्यूटेंट मैनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम द रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर कोजिंग वीजिंग। वीजिंग हो रही है, वीजिंग आवाज़ आती है कि ये इस क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई, वीजिंग आवाज़ क्यों आती है। यहाँ पर देखो जो आपकी ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, इनका क्या हो जाता है सर, इनमें क्या हो जाता है, इनका आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इनका भाई इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो यहाँ पर एयर के निकलने के लिए जगह कम है अब, तो जैसे ये बाहर निकलेगी तो आपको यहाँ पर वीजिंग साउंड सुनाई देगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, इसे आप ब्रोंकाइटिस भी कह सकते हो। विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। ये सबको पता है किससे हमें ड्रग स्मैक मिलता है, हेरोइन किससे मिलती है, पॉपी प्लांट के। मॉर्फिन किससे मिलता है, मॉर्फिन मिलता है लेटेक्स से। लेटेक्स से क्या मिलेगा, मॉर्फिन मिलेगा। और इसका क्या कर देते हैं सर, इससे क्या बनाते हैं, स्मैक बनाते हैं, हेरोइन बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो आप मुझे कमेंट करोगे। इसका क्या किया जाता है, यहाँ पर इसका किया जाता है डाई एसिटाइलेशन। इसका क्या किया जाता है सर, इसका किया जाता है डाई एसिटाइलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर। एक्यूपेशनल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर कौन सा है, बोटुलाइनम आपका क्या है, बोटुलाइनम। ये हमारा फूड पॉइजनिंग से होता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम फूड पॉइजनिंग से आपका ये होता है। एम्फाइसेमा क्या है, ये आपका सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से आपका होता है। एल्वियोलर वॉल आपकी यहाँ पर डैमेज हो जाती है इसमें। रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर कौन सा है, सिलिकोसिस आपका रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर है भाई। इसके अलावा क्या होगा, सिलिकोसिस, एंथ्रेकोसिस, सिलिकोसिस, एंथ्रेकोसिस, ये हमारे क्या हैं, रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर हैं। सिलिकोसिस किस में होता है, जो आपका ग्लास इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको होता है सिलिकोसिस, ग्लास इंडस्ट्रीज वर्कर। एंथ्रेकोसिस जो आपके कोल वर्कर होते हैं उनको एंथ्रेकोसिस होता है। नेम द क्रोनिक रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर कोज्ड मेनली बाय द सिगरेट स्मोकिंग। एम्फाइसेमा, इसमें क्या होगा, एल्वियोलर जो वॉल होती है ये क्या हो जाती है सर आपकी, ये डैमेज हो जाती है। और क्या होगा, रेस्पायरेटरी सरफेस एरिया कम हो जाता है।
एल्वियोलर वॉल क्या हो जाती है सर, यहाँ पर डैमेज हो जाती है। इससे क्या होगा, रेस्पायरेटरी सरफेस एरिया क्या हो जाता है, रेस्पायरेटरी सरफेस एरिया क्या हो जाता है इससे भाई, इससे रेस्पायरेटरी सरफेस एरिया कम हो जाता है। नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन द गैसेस एक्सचेंज ड्रेस्टिकली रिड्यूस ड्यू टू दी डैमेज इन दी एल्वियोलर वॉल। एम्फाइसेमा अभी अभी बताया है, एम्फाइसेमा अभी अभी यहाँ पर बताया गया है आपको। अच्छा, निमोनिया क्या होता है, निमोनिया क्या होता है आपका, फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई, फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई, ये आपका निमोनिया है। और अस्थमा में क्या होता है हमारा, अस्थमा आपका क्या है, एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। इसमें आपका ब्रोंकोस्पाज्म होता है। प्लूरिसी क्या होगा, प्लूरा में आपके फ्लूइड भर जाना, फ्लूइड इन प्लूरा, फ्लूइड इन प्लूरा। तो आपके लिए यहाँ पर निमोनिया जरूरी है, अस्थमा जरूरी है, एम्फाइसेमा जरूरी है, सबकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रेस्पायरेशन इन ह्यूमन, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रेस्पायरेशन इन ह्यूमन देखते हैं। चलो यहाँ पर सिगरेट स्मोकिंग से एम्फाइसेमा होता है, ब्रोंकाइटिस नहीं होता। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपका इंक्रीज नहीं कर सकता, डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज नहीं करता ये। वर्कर इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफ़र फ्रॉम दी लंग फाइब्रोसिस, बिल्कुल सही बात। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में 90% नहीं, 20 से 25% सर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस के सारे सवाल कर लिए हैं। कल जो हमारा चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, वो आपका होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यहाँ पर हम पहले बॉडी फ्लूइड के सवाल करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर हार्ट के सवाल करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको भाई इस चैनल को, जो नीट मंत्र हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लेना है भाई, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करोगे और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल दी बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स। मिलते हैं अगली क्लास में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ।